नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे मोदी के परिवार पर क्यों हुआ सियासी पारा हाई का। यूपी सीएम योगी को बड़ी धमकी मिली है और बहुत कुछ है खास, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की, जहां बीजेपी नेताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का बायो बदल दिया है। लेकिन क्यों, बता रहे हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। शनिवार को बिहार के पटना में महागठबंधन की एक रैली होती है, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई घटक दल शामिल होते हैं और इस रैली में लालू यादव संबोधित कर रहे थे रैली को। उसी समय उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो अब धीरे धीरे भाजपा जो है उनके ऊपर जोर का पलटवार इस बयान को लेकर करती नजर आ रही है। आपको बताएं कि लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद की बात नहीं करते, क्योंकि उनके पास ना तो परिवार है ना ही वो हिंदू हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लालू यादव को कड़ा पलटवार दिया और उसके बाद सारी भाजपा उनके साथ हो गई। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि मेरे परिवार को लेकर मेरे ऊपर निशाना साधा गया, लेकिन अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टी के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता। दो पक्की चीजें हैं इनके चरित्र में, एक झूठ है और दूसरा लूट। तो वहीं पीएम मोदी के इस बयान के बाद भाजपा के तमाम नेता जो हैं, बड़े नेता से छोटे नेता, सभी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मैं हूं मोदी का परिवार करके उसके कैप्शन और बायो में बदलाव लाने शुरू कर दिए। इसमें बात करें जेपी नड्डा हो, पीयूष गोयल हो, राजनाथ सिंह हो, सभी नेताओं ने इस बयान को लेकर, इस परिवार की बात को लेकर पीएम मोदी का सपोर्ट किया है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि इस पर अब वापस लालू यादव क्या पलटवार करते हैं या क्या कुछ उनकी तरफ से बयान सामने निकल कर आते हैं। फिलहाल के लिए सभी अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस में आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने नोट फॉर वोट पर फैसला सुनाया है। क्या है फैसला, बता रहे हमारे संवाददाता अजय चौहान। सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कहा गया है कि सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह की अध्यक्षता में अगर नोट के बदले वोट लिया जाता है तो उस पर चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी नेता हो, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये फैसला 1998 में पास किया गया था कि अगर ऐसा कोई आरोप लगाया जाता है, ये सामने वीडियो आती है, उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द किया गया, क्योंकि आज की जो सीजीआई की जो बैठक की गई थी उसके अंदर चंद्रचूड़ ने ये नियम लिया है कि अगर ऐसी कोई वीडियो आती है या ऐसे नोट के बदले वोट के लेकर के प्रचार किया जाता है तो उन नेताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया गई। वहीं चुनाव आयोग की भी सख्त आदेश है, अगर इस तरीके से कोई घटना सामने आती है या पब्लिक की तरफ से कोई ऐसा होता है तब भी, और लगातार कहीं ना कहीं अब जो नेता हैं अपनी बाणी पर विराम लगाएंगे। क्योंकि चुनावों के समय प्रचार जब करते हैं तो अलग अलग बातें करते हैं, कोई नोट देता है तो वोट लेता है, कोई सामान देता है तो वोट लेता है। उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सख्त है और सख्त लेते हुए सभी नेताओं को हिदायत दी है कि ऐसा कोई भी वीडियो या ऐसा कोई कानूनी काम ना हो जिससे कि उनको कार्रवाई की हो सकता है। अगर प्रचार के समय इस तरह से घटना सामने आती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो वहीं दिल्ली के बजट में बड़ी सौगात मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। मंत्री अतिशी ने आज दिल्ली विधानसभा के अंदर अपना 10वां बजट पेश किया है। बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से बजट पेश हुआ है तो उसमें सबसे पहले जो है 76,000 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया और बताया जा महिला योजना का जो सम्मान मिलता है उसको भी देखा गया कि आखिरकार उन्होंने वो बजट भी पेश किया और महिलाओं को 1,000 रुपये की जो पेंशन देती थी महिला योजना जो लागू की गई है उसमें भी अच्छा बजट पेश किया गया है। दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी में सिर्फ 1.55% है, लेकिन फिर देश की जीडीपी दिल्ली के योगदान दुगना से अधिक है। बजट में दिल्ली में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी पेश की गई है। वित्त वर्ष 2024 से 2025 तक का बजट पेश करते हुए अतिथि ने कहा है कि 2013 में जब हम राजनीति में आए थे तो उस समय लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा उठ गया था। उस समय नेता आते जाते थे, सरकार आती जाती रहती थी, लेकिन लोगों की ज़िंदगी की सुधार नहीं होता था। गृहिणी के पैसे महीने की 25 तारीख तक ख़त्म हो जाते थे। उन्होंने गुजारे के लिए अपने जेवर गिरवी रखा पड़ते थे। इसी वजह से आम आदमी पार्टी वोट से भरोसा उठ गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल उम्मीद की किरण बनकर आए हैं और ईमानदारी से सच्चाई पर भरोसा देकर भारी बहुमत से सरकार बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी सिर्फ 1.55% है, लेकिन फिर देश जीडीपी में दिल्ली की योगदान दुगनी अधिक है। 2023-24 में देश की औसत
जीडीपी में दिल्ली का योगदान 3.89% होने जा रहा है। दिल्ली में जब आज ये बजट पेश किया गया, वित्त मंत्री अतीसी ने बजट जो है पेश किया, तो उसमें जो है महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का योगदान बनाया और कहा है कि महिला योजना कुछ इस तरीके से जो काम कर रही है। लेकिन लोगों को जो विश्वास दिल्ली के ऊपर उठ रहा था जब आती थी सरकारें, तो उसमें ये लगता था महिलाओं के पास पैसा भी खत्म हो जाता था महीने से पहले। लेकिन अब हर महीने जो है दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार महिलाओं को 1000 रुपये का योगदान दिया करेगी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में बीजेपी मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। चुनाव की तारीखों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। माना जा रहा है कि ये बैठक संभवतः आखिरी बैठक है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सहयोगियों के साथ 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने को लेकर भी चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में अपने सभी सहयोगियों को नई सरकार बनने के बाद तुरंत 100 दिन के एजेंडे को लेकर भी चर्चा की गई। साथ तौर पर जितने भी मंत्री हैं नई सरकार बनने के बाद अपने 100 दिन में क्या क्या काम किए जाएंगे उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री व अधिकारी भी मौजूद रहे। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बेग। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। फोन कर सेंट्रल जोन के एक थाने पर व्यक्ति ने कहा कि जल्द ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा दिया जाएगा। सुरक्षा मुख्यालय में तैनात मुख्य आरक्षी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इस मामले में अब एसटीएफ भी चौकन्नी हो गई। आपको बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को सेंट्रल जोन के एक थाने में फोन कर एक व्यक्ति ने धमकी दिया कि वह जल्द ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा दिया जाएगा। जब मुख्य आरक्षी ने सीयूजी नंबर पर आए फोन पर पूछा आप कौन बोल रहे हैं, तो उसने फोन काट दिया। इसके बाद मुख्य आरक्षी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुरक्षा मुख्यालय के मुख्य आरक्षी का कहना है कि जिस शख्स ने फ़ोन किया है उसने अपना नाम भी नहीं बताया। फिलहाल जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से बम से उड़ा देने की धमकी मिली है, इससे कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्नी हो गई हैं और अब यह पता लगाने में जुट गई हैं कि कहीं इसके पीछे किसी आतंकवादी संगठन का तो हाथ नहीं है। फिलहाल इस मामले में पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इसके पीछे कहीं कोई शरारती तत्व तो नहीं शामिल है। फिलहाल मुख्य आरक्षी की तहरीर पर पुलिस की छानबीन तेज हो गई है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले का पता लगा लिया जाएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ईडी का सम्मन ठुकरा दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देना हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में कथित तौर पर आबकारी घोटाले के मामले में जांच की आंच में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर से ईडी के 8वें नोटिस को एक सिरे से नकार दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नोटिस को एक बार फिर से गैर कानूनी करार दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम 7 नोटिसों को इसी तरीके से गैर कानूनी करार दिया था और इसे भाजपा की एक सोची समझी साजिश करार दिया था। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक और बात कही जिसमें उन्होंने विशेष तौर पर नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि वो जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन 12 मार्च के बाद कोई भी तारीख हो और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए तैयार हैं। लिहाजा अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार 8 नोटिस को एक सिरे से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नकारा, उसके बाद अब ईडी क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पेश होने के लिए अगला नोटिस भेजेगी। आपको बता दें कि इस मामले में पहले से ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद हैं।
और उसके बाद अब जांच की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी पहुंची हुई है। और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद की कोई भी तारीख की मांग की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होने की अपनी आशंका जताई है। लिहाजा देखना होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस पेशकश के बाद ईडी आगे क्या कदम उठाती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में धामी सरकार की आज कैबिनेट बैठक की गई है। क्या अहम निर्णय लिए गए इस बैठक में, बता रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। धामी सरकार की आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक सचिवालय में हुई, जिसमें 8 विषय कैबिनेट के समूह आए थे। सभी को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। राज्य में कह सकते हैं कि दंगाई और शांति फैलाने वाले जो भी घटनाक्रम यहाँ पर होंगे, उसमें जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। सरकार की तरफ से एक एक्ट बनाने का काम यहाँ पर किया गया। कैबिनेट ने आज उसे मंजूरी दी है, यानी जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होगा उसकी वसूली कैसे की जाएगी, उसके लिए बाकायदा एक एक्ट बना दिया गया है। उसके ट्रिब्यूनल का गठन यहाँ पर होगा, उसके माध्यम से वसूली होगी। और अब ये एक्ट सीधे तौर पर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल को भेजा जाएगा, जिसमें मंजूरी के बाद सीधे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार चाहती है कि राज्य में किसी भी प्रकार से शांति जो व्यवस्था वो बिगड़ने ना पाए, बल्कि सौहार्दपूर्ण जो माहौल है वो बना रहे। इसके अलावा जो NIT का जो परिसर श्रीनगर गढ़वाल में बना है, इसके लिए भी भूमि की उपलब्धता उसको देने का काम यहाँ पर किया गया है। ये समझा जा सकता है कि आज की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए गए, जिन निर्णयों का असर उत्तराखंड राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला होगा। बहुत निकट भविष्य में उसके सफल परिणाम भी होते नजर आएंगे। लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कई कार्यकर्ताओं को सपा ज्वाइन कराया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता आशिफ बेग। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बसपा के पूर्व विधायक और बीजेपी के कई नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई और कहा कि इनके आने से पीडीए मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस तरह से बीजेपी सरकार में किसान, नौजवान और बेरोजगार परेशान हैं, उसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। वहीं बड़ा हमला बोलते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से अब तक करीब 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। लगातार बेरोजगार सुसाइड करने पर मजबूर हैं। सरकार बेरोजगारी दूर करने के नाम पर युवाओं को वार जोन में भेज रही है। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी की लिस्ट पर भी तंज कसा। कहा इसमें ज़्यादातर ऐसे प्रत्याशी हैं जो बीजेपी में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखीमपुर से अजय मिश्रा टेनी का टिकट पक्का होने पर भी तंज कसा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से जब CBI के समन को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब CBI उनसे सवाल पूछेगी वह जवाब जरूर देंगे और साथ ही जांच में सहयोग भी करेंगे। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जहां एक तरफ बीजेपी पर आक्रामक रहे, वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं किया। फिलहाल जिस तरह से चुनावी बिगुल बच चुका है, इन सब के बीच समाजवादी पार्टी अब काफ़ी एक्टिव होती दिख रही है। लगातार दूसरे दलों के नेताओं को समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करा रही है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मेरठ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा रहा। कैसा रहा दौरा, बता रहे हमारे संवाददाता सादिक खान। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज मेरठ दौरे पर रहे। मेरठ में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित विशाल व्यापारी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य का मेरठ पहुंचने पर व्यापारी व भाजपा नेताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लक्ष्य के साथ
जीत हासिल करेगी। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर केंद्र सरकार की योजनाओं को भी गिनाते हुए नजर आए। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल सारदक के नेतृत्व में ये विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी व भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, मेरठ। मथुरा में राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में मेधावियों को मेडल पहनाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा में आज उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान केंद्र और गौ अनुसंधान केंद्र वेटनरी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में आनंदीबेन पटेल यहाँ आईं और दीक्षांत समारोह में भाग लिया। 13वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने 142 उपाधियों से स्टूडेंट्स को सम्मानित किया। उन्होंने उनके साथ में बिहार के कुलपति भी मौजूद रहे और तमाम वेटनरी विश्वविद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। वेटनरी विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनका भव्य स्वागत किया और राज्यपाल ने सभी को उपाधि देकर छात्रों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 2 घंटे का मथुरा में कार्यक्रम रहा। इंडिया वॉइस के लिए मैं फारूक, मथुरा। वहीं हमीरपुर में अधिवक्ताओं का भारी आक्रोश देखने को मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। 20 दिनों से चल रहा वकीलों का धरना प्रदर्शन, मैं आपको बता दूं पूरा मामला हमीरपुर का है, जहां पर आज वकीलों ने प्रभात फेरी निकाली। इसके बाद वकीलों ने आक्रोश होकर धरना प्रदर्शन भी किया और इसके बाद उन्होंने कोर्ट के बाहर जो गेट लगा हुआ है वहाँ पर वो धरना प्रदर्शन अब भी कर रहे हैं और क्रमिक अनशन है। मैं आपको बता दूं उनकी मांग है कि जो हमीरपुर की महिला फैमिली कोर्ट की जो जज हैं उनको हटाया जाए और ये धरना 20 दिनों से चल रहा है बराबर। और ये लोग अभी परसों हाई कोर्ट भी गए थे लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज उन्होंने प्रभात फेरी निकाली। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमीरपुर के जो वकील हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग जो फैमिली कोर्ट में महिला जज हैं उनको हटाया जाए, उनका ट्रांसफ़र किया जाए और उनका ट्रांसफ़र जो किया जाए तो जहाँ भी जाएँ जो वकील हैं उनसे सभ्यता से बात की जाए। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता। मैनपुरी में आगरा के अधिवक्ता की मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन। आगरा में हुए हत्याकांड, अधिवक्ता हत्याकांड की मामले की जांच सीबीआई से कराई जाने की मांग भी की गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र भेजा गया है और वहां बार एसोसिएशन के जो मैनपुरी के दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ यादव हैं, उन्होंने कहा है अधिवक्ताओं पर हुई कार्रवाई से सभी अधिवक्ता बिल्कुल रोष व्याप्त है और अधिवक्ता आंदोलन करने को तैयार हैं। तो वहीं मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि अगर किसी अधिवक्ता पर कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं तो उससे वहां लोकल की जो बॉडी है बार एसोसिएशन से पहले संपर्क करना चाहिए और अधिवक्ता की पूरी छानबीन करानी चाहिए। नहीं तो जो आज आगरा में जिस जगह घटना हुई है ऐसी घटना दोबारा न हो, जिसको रोकने के लिए इस मामले की उच्च सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने मांग रखी है। तो वहीं सभी आधा दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं ने, पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और निष्पक्ष मामले की जाँच कराए जाने की मांग की है। मैनपुरी से दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली को अगर हादसों का शहर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जहां पता नहीं कब कौन सा हादसा हो जाए। जी हां, दरअसल मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 इलाके में, जहां एक 20 सड़क पर जो सड़क है वो अचानक नीचे धंस गई है। और ये तो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो सड़क है वो अचानक नीचे धंस गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये जो अचानक से सड़क नीचे धंस जाने से सड़क हादसे को भी दावत देने का काम करा। आपको बता दें कि यहाँ पर एक गाड़ी भी इस सड़क धंसने से हादसे का शिकार हो गई थी। गनीमत ये रही कि उसमें किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में समय समय पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है वो शासन और प्रशासन पर कई सवालिया निशान भी जरूर खड़े करते हैं। और ख़ास तौर से उस वक्त जब दिल्ली की सड़कों को
हाईटेक सड़क बनाने का दावा किया जाता है, लेकिन ये तस्वीर उन तमाम दावों को खोखला साबित करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं मथुरा में 3 दिन तक शव के साथ सोती रही सहेली, क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा के थाना फरे क्षेत्र के अंतर्गत महुवन इलाके में एक महिला मित्र जो दोनों साथ में रहती थीं, एक महिला की मृत्यु हो गई और 3 दिन तक एक महिला अपने मित्र की डेड बॉडी के साथ में रहती रही और घर में परफ्यूम और इत्र जो है छिड़कती रही, जिससे कि बदबू बाहर न फैले। महिला को जब लोगों ने देखा और बदबू उसके घर से निकलती देखी तो लोगों ने उसके पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, पुलिस ने घर में से शव को अपने पास बरामद किया, कब्जे में लेकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला से पूछताछ पर पुलिस ने पाया कि ये जो हेमा नाम की महिला थी वो अपनी सहेली की मौत जो बता रही है वो आत्महत्या बता रही है, आत्महत्या कर ली थी, लेकिन डर की वजह से वो बता नहीं पाई थी, उसका ये पुलिस से ये कहना है। लेकिन मामला संदिग्ध नजर आ रहा है, पुलिस इसमें लगातार पूछताछ कर रही है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।